हाय। जब भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये टेंडर बिड करना है और उस टेंडर को लेके हम बिडिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं बिफोर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिडिंग जिनका हमें ध्यान रखना है। और उन सारे स्टेप्स को हमें एक एक करके सबको फॉलो करना है ताकि हमसे कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो वाइल बिडिंग अ टेंडर। क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब हम टेंडर ऑलरेडी बिड कर चुके होते हैं और बिड करने के बाद फाइनली हमें रियलाइज होता है कि ओ, ये पॉइंट तो हम कंसिडर करना भूल ही गए। उसका दो इम्पैक्ट हो सकते हैं किसी भी चीज को भूलने के। अगर कोई टेक्निकल पैरामीटर्स हम कंसिडर करना भूले हैं तो उस वजह से हम टेंडर प्रक्रिया से ही बाहर हो सकते हैं, टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर हम कोई फाइनेंशियल पैरामीटर को इंक्लूड करना या उस पर ध्यान देना हमसे रह गया है तो उसके हमारे ऊपर कई तरह के फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। हमें किसी तरह का एक फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ सकता है बिकॉज हम वो एक फाइनेंशियल पैरामीटर भूल गए थे उस टेंडर को बिड करने की प्रक्रिया के दौरान। तो कि भी किसी भी चीज को भूला जाए उससे बेहतर ये है कि हम एक चेकलिस्ट बना लें किसी भी टेंडर को बिड करने से पहले। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिडिंग दैट टेंडर हम उस चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स को एक एक करके टिक करते जाएं ताकि ये इंश्योर कर सके कि हम उनमें से किसी भी पॉइंट पे मिस आउट नहीं हुए हैं। और उस चेकलिस्ट को जब भी हम जो टेंडर का फोल्डर बना रहे हैं, टेंडर की कोई हार्ड कॉपी फाइल बना रहे हैं, उसमें उस चेकलिस्ट को जरूर फाइल करें और उसमें साइन करें कि किसने ये टेंडर बिड किया था। ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई हमें कोई रेफरेंस चेक करना हो या कुछ भी चीज चेक करनी हो कि हमसे कोई गलती हुई थी तो हम ये देख सकें कि कहीं हमने ये चेकलिस्ट को रिलीजियसली फॉलो किया था नहीं किया था। और उससे हम उस चेकलिस्ट में से हमसे कोई पॉइंट छूटा था या नहीं छूटा था। तो इस चेकलिस्ट में, ये जो चेकलिस्ट है किसी भी टेंडर या किसी भी इंक्वायरी के टेक्निकल एवेल्युएशन की चेकलिस्ट है कि जब भी कोई इंक्वायरी हमारे सामने आएगी तो हम उस पूरे टेंडर को टेक्निकली एवेल्युएट करेंगे और उसके बाद ही हम उसकी बिडिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे एक फायदा और ये होता है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान जब हम टेक्निकली इवेलुएट कर लेते हैं किसी टेंडर को तो हम कभी भी कोई गलती तो नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सारे पॉइंट्स को केयरफुली गो थ्रू कर लिया है और हमने एक एक पॉइंट को चेक कर लिया और हमें पता है कि हमने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत मदद करता है आगे चल के हमें टेंडर को जिताने में या कस्टमर से उस टेंडर के बारे में प्री बिड मीटिंग में या किसी और चीज में कम्युनिकेट करने में। सामने वाले को ये एहसास रहता है कि यस, हमने उसको पूरा पढ़ा है, समझा है और कोई भी पॉइंट है तो हम उसकी नजर में लेके आए हैं। तो जब हम इस चेकलिस्ट की बात करते हैं तो जब भी कोई इंक्वायरी आती है तो हमारा पहला फर्ज ये है कि हम उस इंक्वायरी को ढंग से अच्छे से समझ लें, उस पूरे प्रोजेक्ट को समझ लें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ लें और देख लें कि उस पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर अंत तक हमें क्या करना है। क्योंकि विदाउट proper understanding of that entire project it will be difficult for us to link and evaluate and correlate and collect all the information which are required to bid the tender। तो हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो अपने सीनियर से डिस्कस कर लें, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कस्टमर से बात कर लें, साइट सर्वे कर लें, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट थरली वी शुड डू दैट। तो इस चेकलिस्ट में हम प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद ये जो स्टेटस है इसको टिक टिक करेंगे और उसके बाद जो उसके अंदर बीओक्यू दे रखा है उस बीओक्यू को हम अच्छे से समझेंगे। उस बीओक्यू के सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे, उनकी क्वांटिटी देखेंगे, सारे आइटम्स को मैच करेंगे कि सारे आइटम्स कोरिलेट तो हो रहे ना एक दूसरे से। कई बार क्या होता है बीओक्यू में स्विच दे रखे हैं ज्यादा, पॉइंट्स दे रखे हैं ज्यादा लेकिन पैच पैनल दे रखे हैं कम, तो अगर वो मिसमैच होगा तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसलिए बेटर ये है कि हम उस बीओक्यू को अच्छे से समझ लें, उसकी पूरी क्वांटिटीज को अच्छे से मैच कर लें, एक दूसरे आइटम्स जो कोरिलेशन में एक साथ में लगने हैं उसको मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस दैट इज डन उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कहीं उस बीओक्यू में कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 16 आइटम दे रखे हैं, 17 आइटम दे रखे हैं, 100 आइटम दे रखे हैं, 150 आइटम दे रखे हैं, तो उसमें कहीं कोई आइटम मिस तो नहीं कर रहा उस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट। कई बार कस्टमर या कई बार कंसल्टेंट भी कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो कोई ना कोई आइटम मिस कर जाते हैं। अगर
ये हमारा फर्ज है जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक बार बिड कर देंगे तो बाद में हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है उस पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड करा देने की, क्योंकि कस्टमर कहता है कि ये तो बिड हो चुका है और अब इसमें जो भी लगना है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो बिडर को अपनी जेब से लगाना है, और उसके लिए कंपनी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसलिए बेटर ये है कि अगर कोई भी चीज उस पूरे बीओक्यू में मिसिंग है तो हम उसको पहले ही नोटिस में लेके आ जाएं और कस्टमर से उस चीज को डिस्कस कर लें। साथ ही साथ इसको टिक कर लेंगे, और फिर जब चौथा पॉइंट देखेंगे कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है उस बीओक्यू में जो हमें समझ ही नहीं आ रहा है इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कोई आइटम ऐसा दे रखा होता है जो हमें नहीं क्लिक होता कि इसको कहाँ हम यूज करेंगे। तो इन दैट केस इट्स ऑलवेज गुड टू स्पीक टू द कस्टमर एंड आस्क हिम अबाउट द यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम। तो अगर ऐसा यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट, इसीलिए चेकलिस्ट को ध्यान में रखना, इसको रेफर करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी पॉइंट पर कोई गलती ना हो। इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम अपने ये सब चीजें करने के बाद एक प्री बिड पॉइंट्स बनाएंगे कि जब भी कोई बड़ा टेंडर होता है उसको बिड करने से पहले कस्टमर जनरली कॉल्स फॉर अ प्री बिड मीटिंग। दैट प्री बिड मीटिंग कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, व्हाटएवर इट इज, but it is a pre-bid meeting where all the bidders meet and interact with customer and clear up their confusions if they have any confusion in the entire inquiry। तो उन confusions को दूर करने के लिए हम अपने प्रीबिड पॉइंट्स बनाएंगे, जहां भी हमें सॉल्यूशन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या जहां भी हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है या किसी भी तरह का स्पेसिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरह का क्वांटिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो करने के लिए जरूरी है कि हम इस प्रीबिड पॉइंट को डिस्कस कर लें, बना लें और डिस्कस कर लें कस्टमर के साथ। उसके बाद जो भी स्पेसिफिकेशन, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर द प्रोडक्ट दे रखा है उसको हम ओईएम से जरूर कंप्लाई करा लें, बिकॉज एक कंप्लायंस शीट जनरली हर टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ आती है। तो हम प्रोडक्ट को कंप्लाई करा लें ओईएम से, हम अपने हिसाब से ना करें, कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम उसमें होता है तो ओईएम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम जब भी कोई प्रीबिड कंप्लायंस मैच करा रहे हैं तो उसको ओईएम से मैच कराएं। उसमें कुछ नहीं, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन से उसके आगे ओईएम को यस और नो लिखना पड़ता है, और अगर कहीं कोई डिवीजन है तो वो हमारे नोटिस में लाना पड़ता है, सो दैट हम सेम कस्टमर के नोटिस में भी ला सके। कुछ एक आइटम्स होते हैं जो बड़े वेरिएबल होते हैं, जैसे केबल्स हैं, कंड्यूट्स हैं, केबल ट्रेज हैं, तो इनकी क्वांटिटी को असर्टन कर लें। कई बार टेंडर में लॉट में क्वांटिटीज होती हैं या कई बार टेंडर में कोई क्वांटिटी लिखी होती है, लेकिन हो सकता है वो क्वांटिटी उससे कम लगे या ज्यादा लगे, तो हमें उस क्वांटिटी को असर्टन करना बहुत जरूरी है। उसको असर्टन करने के लिए हम गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं, गूगल अर्थ का सहारा ले सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं, साइट सर्वे कर सकते हैं, लेकिन जितना क्लोज हम उस क्वांटिटी के होंगे हमें फाइनेंशियली उतना ही हम टेंडर को बिड करने के लिए केपेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ हम ओईएम के साथ ऑथराइजेशन भी ले लें। जिस भी चीज का हमें ऑथराइजेशन अगर मांगा है टेंडर में, तो हम ओईएम से ऑथराइजेशन मैफ, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑथराइजेशन फॉर्मेट, अगर हम उससे भरवा लें और वो हम ओईएम से ले लें ताकि हम उसको अपनी बिड के साथ अपलोड कर सकें, सबमिट कर सकें। टेक्निकल डेटा शीट सारी ओईएम से ले लें बिड करने से पहले, ताकि कहीं कोई भी चीज में कोई डेविएशन हो तो वो सामने टेक्निकल डेटा शीट पे हम हाईलाइट करके दे सकते हैं। कस्टमर को भी इजी रहता है जो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस कस्टमर ने प्रिंट किए हैं उसको टेक्निकल डेटा शीट के साथ मैच करना, और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। वंस वी गिव दैट टेक्निकल डेटा शीट टू द कस्टमर, ही कैन इवैल्यूएट द टेक्निकल डेटा शीट, ही कैन सी द प्रोडक्ट फॉर इटसेल्फ, बिकॉज टेक्निकल डेटा शीट टॉक्स अ लॉट व्हाट वी कैन नॉट टॉक। तो टेक्निकल डेटा शीट हम सारे प्रोडक्ट्स की सबमिट कर दें, और उसके बाद जब ये सारा टेक्निकल काम हो जाएगा तब हम सारे बीओक्यू आइटम्स की प्राइस ले लें। जितने ओईएम्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वहां पर हमें सेलेक्ट किया है हमने देने के लिए, उन ओईएम से उन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस ले लें और उसको अपने फॉर्मेट में भरना स्टार्ट कर दें। और साथ ही साथ हम अपनी टेक्निकल टीम के साथ मिलके आईएनसी कैलकुलेट कर लें, विच इज इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। तो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो उस टेंडर की कंप्लीट वैल्यू आ जाती है, सप्लाई भी आ जाती है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग भी आ जाती है। सो SITC पूरा हो जाता है, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो सारे प्रोडक्ट्स की हम इंस्टॉलेशन कमीशनिंग अपने जो भी प्रोडक्ट इंचार्ज हैं उनसे कैलकुलेट करा लें। तो वंस दिस इज डन, वी हैव गॉट ऑल द टेक्निकल पैरामीटर्स कंप्लीटेड ऑफ अ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद ऑल द कमर्शियल पैरामीटर्स। कमर्शियली भी हम सारे पॉइंट्स कवर हो गए, टेक्निकली भी हमारे पॉइंट्स कवर हो गए, और हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई टेंडर को अच्छे से बिड करने की और उसको जीतने की। इस चेकलिस्ट को कभी भी ना भूलें टेंडर बिड करने की प्रक्रिया के दौरान, और हर पॉइंट्स को बिड करके टिक करके इसको प्रिंट आउट लेके
टेंडर के अगर हार्ड कॉपी है तो उसके साथ लगा लें, नहीं तो टेंडर का जो फोल्डर आपने बनाया है उसमें जरूर इसको प्लेस करें। इससे कभी भी कोई गलती नहीं होगी और हम टेंडर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीत पाएंगे। थैंक यू।